नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से रविकांत मणि की वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय हिंदी का व्याकरण हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पहले से पता है कि मेरा नाम है रविकांत मणि त्रिपाठी और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास देवरिया का, और इसके साथ साथ हिंदी के प्रवक्ता पद की भी जिम्मेदारी मेरे पास है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज व्याकरण का एक विषय रखा जाए जिसमें हम लोग आज ध्यान दें कि भाषा क्या होती है, लिपियां क्या होती हैं, बोली क्या होती है, और फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इन भाषाओं के आधार पे शब्द रचना कैसे होती है और इन शब्दों के आधार पे वाक्य रचना कैसे होती है। तो आइए आज अपना विषय हम लोग पहले केंद्रित होते हैं भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का अर्थात वह समूह में रहना पसंद करता है, समाज में रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद नहीं करता। तो जब वह समूह में रहता है या समाज में रहता है तो अपने मन के विचार दूसरे तक पहुंचाने बड़े आवश्यक होते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें किस चीज की आवश्यकता है, या सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उसकी आलोचना करनी चाहिए, अगले की बात से हम सहमत हैं कि नहीं है, हमारी बात से अगला सहमत है कि नहीं है। इन सारी विषयों पे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे माध्यम चाहिए होते हैं जिनसे हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकें। विशेषतः भाष धातु। एक्चुअली संस्कृत साहित्य जो है हमारा बड़ा समृद्ध है और संस्कृत साहित्य से ही हमारे हिंदी साहित्य की भी व्युत्पत्ति हुई है। तो एक विचार को दूसरे विचार से मिलाने के लिए अथवा हमारे मन की बात को अगले तक पहुंचाने के लिए जिस विधा या जिस माध्यम का प्रयोग होता है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। संस्कृत जो हमारी सबसे ज्यादा पौराणिक, सबसे ज्यादा प्राचीन और सबसे ज्यादा व्यवस्थित, या यूं कहें कि सबसे जो प्राचीन हमारी भाषा है, जहां से सारी भाषाओं की उत्पत्ति निर्धारित की गई है, उसे हम लोग संस्कृत कहा करते हैं। तो संस्कृत भाषा के एक धातु जिसे कहते हैं भाष, इसी भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसकी साधारणतः परिभाषा हम लोग बना लेते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत करके दूसरे तक पहुंचा सकता है अथवा सामने वाले के विचारों को स्वयं प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, यह जो हमारी भाषा है इसको हम लोग तीन तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पहला, जो सामान्यतः देखिए भाषा को तीन रूप में बांट लेते हैं। पहला एक लिखित भाषा, दूसरा एक मौखिक भाषा और तीसरा एक सांकेतिक भाषा। जिसमें से ज्यादा व्यवहारिक हम लोग मानते हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा को। सांकेतिक भाषा को थोड़ा किनारे छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप अगर सोचें कि सांकेतिक भाषा का लिखित और मौखिक की अपेक्षा ज्यादा महत्व है। जैसे देखें कि आप अगर कभी रोड पे जा रहे हो और ट्रैफिक लाइट्स आपको दिखाई दे, तो रेड लाइट आपको क्या कहती है? रुक जाना चाहिए। पीली लाइट क्या कहती है? तैयार हो जाना चाहिए। और ग्रीन लाइट क्या कहती है? मूव करना चाहिए। ये किसने बताया? आखिर ड्राइवर और गार्ड जो ट्रेन चलाते हैं, दोनों के बीच एक हरे कलर की और लाल कलर की झंडी का संबंध होता है। ये क्या है? यह संकेत है। जब हमारे घर में रिश्तेदार आके बैठ जाता और अंदर से मम्मी पर्दा हटा के इशारा करती है कि बेटा इधर धीरे से आ जाओ, तो हम वहां से पूछते हैं कि प्लेट लेते आए कि छोड़ दें। ये क्या है? यह इशारा है, यह संकेत है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई भाषा होती है तो वो सांकेतिक भाषा होती है। आप कभी देश की सीमा को पार कर जाइए या ऐसे क्षेत्र की सीमा को पार कर जाइए जहां पे शब्दों के अर्थ और शब्दों के नाम बदलने लगते हैं। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी देवरिया जनपद में रहते हैं। देवरिया जनपद में अमरूद बोला जाता है। इसी देवरिया जनपद से थोड़ा सा किनारे गोपालगंज की तरफ बढ़ेंगे ना, जो बिहार का बॉर्डर पकड़ेंगे, तो उसी का नाम हो जाएगा रूनी। जिस चीज को हमारे यहाँ अरवी बोलते हैं, वही अरवी लखनऊ पहुंचेंगे तो हो जाएगी घुइयां। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही विषय की कई मायने हो सकते हैं। इन सारी जगहों पे सांकेतिक भाषा का काम करती है। तो भाषा हो गई हमारे पास तीन तरह की। फर्स्ट इज लिखित भाषा, सेकंड इज मौखिक भाषा एंड थर्ड इज सांकेतिक भाषा।
लिखित भाषा यानी जहां पे लिख करके यानी विभिन्न आकृतियों के द्वारा जब हम अपने भाव या अपने विचार दूसरों तक पहुंचावें तो वह लिखित भाषा होगी। जब हम बोल करके या कह करके हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाएंगे तो वह मौखिक भाषा होगी। और जब हम इशारे के माध्यम से या संकेत के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएंगे तो वो सांकेतिक भाषा होगी। अच्छा, इन्हीं भाषाओं में एक शब्द आता है मातृभाषा। जैसे हम लोग सामान्यतया बोलते क्या है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा का अर्थात हम जिस देश काल परिस्थिति और जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की जो भाषा होती है, जिसमें हमने बचपन से पढ़ाई लिखाई शुरू की अथवा अपने भावों या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमने जिन लिपियों का और जिन भाषाओं का सहारा लिया, वे भाषा हमारी मातृभाषा कही जाती हैं। चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य की हम लोगों की जो हमारी पूर्वांचल की लोकेलिटी है, जो हमारा स्थानीय क्षेत्रीय प्रभाव है, वह हिंदी को मान्यता देता है। हम लोग हिंदी में ही बातचीत करना शुरू करते हैं, इसलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये भारत के हमको लगता है अधिकांश भागों में बोली जाती है। और जैसे हम देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और हमको लगता है बहुतायत ऐसे राज्य हैं हमारे भारतवर्ष के जहां पे हिंदी भाषा बहुत अच्छे से बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है और लिखी जाती है। हमारे भारत के इतिहास में एक दिन 14 सितंबर सन 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजभाषा अर्थात राजकीय कार्य की भाषा, यानी हमारे जो राजकीय कार्य होंगे, जो सरकारी कार्य होंगे, उन सरकारी कार्यों में हिंदी को प्रमुखता दी जाएगी और हिंदी इस प्रकार से हमारी राजभाषा बन के आती है, जो कि हमारी मातृभाषा है। भारतीय संविधान ने कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है। हमारा जो भारत का संविधान है उसने कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जिसमें से हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और हिंदी। ये कुल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसको हमारे भारतीय संविधान ने अपने यहाँ राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। विभिन्न राज्यों में ये भाषाएं राजभाषा के रूप में स्वीकृत हैं और वहां के राजकार्य इन्हीं भाषाओं में किए जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब सीधे सीधे कि हमारे यहाँ राजकीय कार्यों के लिए यानी उत्तर प्रदेश राज्य में राजकीय कार्य के लिए हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा बोलने वाली दूसरी भाषा हिंदी है। पहले स्थान पे अंग्रेजी का नाम आता है। यानी पूरे विश्व स्तर पे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जो सबसे बड़े भूभाग पे बोली जाती है। अगला विषय आता है बोलियां। बोली अर्थात जो हमारी भाषाएं हैं, इन भाषाओं की कुछ ऐसी उपभाषाएं भी हुआ करती हैं जो क्षेत्रीय आधार पे बोली जाती हैं। क्षेत्र यानी बहुत ही छोटे छोटे एरिया में, लोकल एरिया में जो बोली जाने वाली। अब जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, अब हिंदी को तोड़ करके हम लोग भोजपुरी बोलना शुरू करते हैं। यह भोजपुरी क्या है? यह भोजपुरी बोली है। इसमें सरकारी कामकाज नहीं होते, हाँ, लेकिन इसमें साहित्य रचना होती है। जो स्थानीय जो भी साहित्यकार होते हैं उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे गद्य, बहुत अच्छे नाटक भी स्थानीय बोलियों में लिखे हैं। इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े खंडकाव्य और महाकाव्य भी लिखे गए हैं। जैसे एक बहुत ही आसान देखें कि श्री रामचरितमानस, जो कि हमको लगता है कि अखंड भारतवर्ष का सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। भगवान राम के चरित्र का हमको लगता है 24 घंटे का लोग अष्टजाम भी इसी पे कराते हैं, रामायण पाठ, अखंड रामायण पाठ कराते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश की एक बोली है अवधी, जो कि लखनऊ से लेकर के अयोध्या और बस्ती तक के बीच में बोली जाती है। ये अवधी भाषा में पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो ये अवधी भाषा नहीं है,
यह अवधि इसी हिंदी की एक बोली है जो एक निश्चित क्षेत्रीय भूभाग में बोली जाती है। इसको सरकारी मान्यता तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें साहित्य रचना बड़ी हुई है, इस हेतु से भी बोलियों का अपना स्थान होता है। इसी तरह से अवधि के साथ साथ ब्रजभाषा, यह भी अपने आप में बड़ी समृद्ध बोली है, जिसमें ब्रजभाषा में सूरदास ने, मीराबाई ने और भी बहुत सारे लोगों ने, कुछ हद तक बिहारी ने भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। अरे सूरदास का तो सूरसागर इतना बड़ा ग्रंथ पूरा का पूरा ब्रजभाषा में ही लिखा हुआ है। सूर सरावली इतना बड़ा ग्रंथ पूरी तरह से ब्रजभाषा में ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखें तो बोलियों में भी साहित्य की रचनाएं बड़ी समृद्ध हैं और बोलियों के आधार पर पूरे भारतवर्ष को कुल 6 भागों में बांटा गया है। ये हैं जैसे पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी में क्या है? बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, जिसको बांगरू भी कहीं कहीं बोलते हैं, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां। उसी हिसाब से पूर्वी हिंदी में अगर देखा जाए, यानी जो पूरब के साइड में जो बोली जाती है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। इसी क्रम में राजस्थानी में अगर देखा जाए, जो राजस्थानी बोली का जो क्षेत्र है, जयपुरी है, निमाड़ी है, मालवी है, मारवाड़ी है, भीली है या फिर मेवाती। जो बिहारी भाग है हमारा, इसमें मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, जिसमें से हम लोग की अपनी भोजपुरी भी आती है। पहाड़ी में गढ़वाली आती है, कुमाऊनी आती है और मैंडिथाली आती है। और दक्षिणी में बीजापुर और गोलकुंडी। ये 6 क्षेत्रों में बांट करके बोलियों को अपना अपना स्थान दिया गया है और इन्हीं बोलियों के लिए हम लोगों ने अपनी भाषा को थोड़ा और समृद्ध भी किया है। अब एक अगला विषय आता है लिपि। लिपि यानी जब हमारी भाषा कोई भी बनती है तो उस भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमको सांकेतिक ऐसे अक्षर बनाने पड़ते हैं, यानी उनको चित्रात्मक करना पड़ता है जिससे उसको लिख करके बताया जा सके। तो भाषा को लिखने के लिए जो माध्यम है, उस लिखने के माध्यम को बोलते हैं लिपि। यानी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिख करके व्यक्त करने के लिए जिन आकृतियों का या जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है, उन्हें हम लोग लिपि कहते हैं। अब जैसे भारत में बहुत सारी जो बोलियां हैं, इनको, बहुत सारी जो भाषाएं, इनको लिखने के लिए विभिन्न लिपियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से हमारी जो संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा है, जिसकी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इसे हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला विषय आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना या शुद्ध शुद्ध बोलना बताने के लिए जो नियमावली हमारे सामने आती है, उस नियमावली को हम लोग कहते हैं व्याकरण। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखा या शुद्ध शुद्ध बोला जा सकता है। व्याकरण को सामान्यतया 3 विभागों में विभाजित किया गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण यानी अक्षर, शब्द यानी सार्थक अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ निकले, और वाक्य यानी विभिन्न शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे एक कोई भी बात को स्पष्ट किया जा सके, वो वाक्य होता है। तो जो वर्ण विचार है, इसके अंतर्गत वर्णों का जो उच्चारण है, उनका जो वर्गीकरण है, उनका जो लेखन है, उनका जो संयोजन है, ये सारी चीजें हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की जो उत्पत्ति है, उनका जो विकास है, उनका जो निर्माण है या उसकी जो रचना है, इसके आधार पर हम लोग शब्द रचना को पढ़ते हैं। जो वाक्य विचार है, इसके अंतर्गत हम लोग वाक्यों का भेद, उसके संबंध, वाक्य विश्लेषण और इन सारी विषयों पे विराम चिन्ह इत्यादि पे ध्यान देते हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह के जब भी नए वीडियो अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। धन्यवाद।